नमस्कार। मैं सिद्धि भटनागर दद्दू की चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है 80 और 90 के दशक का भोपाल, एक नॉस्टैल्जिया। प्रमुख वक्ता हैं राजीव सक्सेना, ऋचा अनुरागी, अलीम बज़मी और कमलेश पारे। तो लीजिए, प्रस्तुत है दद्दू की चौपाल। दद्दू की चौपाल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका भी दादा। आज हम लोग नमस्कार। जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। ऋचा जी को नमस्कार, अलीम भाई नमस्कार। को नमस्कार। खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे, जैसे थैंक रहे। यू। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। आज हम लोग 80 और 90 के दशक भोपाल की सांस्कृतिक और साहित्यिक यादों को याद करेंगे। मैं बड़ौदा में हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी अलीम भाई भोपाल में लगा रहता है। भोपाल में मैंने इतना बरस गुजारा, पढ़ा लिखा, ड्रामे किए, तो भोपाल मेरे दिल से जाता नहीं है, इसलिए ये विषय मैंने रखा। और 80 और 90 का दशक एक ऐसा दशक था जब भोपाल की सांस्कृतिक और साहित्यिक गूंज की पूरे देश में गूंज होती थी। बेशक, सही बात है। पूरे देश में साहित्य और संस्कृति की राजधानी कहा जाता था। बिल्कुल भारत बिल्कुल। की। तो चलिए, दरअसल भोपाल एक ऐसी जगह है जो यहाँ आ गया, बस समझिए वो उसी का हो गया। भोपाल अपने आप को मतलब अपने में लोगों को समाहित करने की वो शक्ति रखता है कि लोगों के दिलों में बस जाता है। जो यहाँ आया वो यहाँ का ही हो गया, ये समझिए। यहाँ की मिट्टी लोगों को खींचती है, चुंबक है भोपाल में। एक आकर्षण है जो वो बांध देती है। और इसीलिए यही वजह है कि बड़े तालाब का पानी ठहरा हुआ है, तो हम लोग जब उसे पीते हैं तो हमारे अंदर कोई उबाल नहीं आता। आपने देखा होगा कि अन्य शहरों के लोग तो एकदम आंदोलित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उद्वेलित होते हैं, लेकिन भोपाल में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि आज तक उदाहरण भी नहीं है। तो ये हमारी विरासत है, ये हमारी विरासत है भोपाल की। क्योंकि हमारे पूर्वज ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ के लोग बहुत सच में ठहरे हुए लोग हैं, गंभीर हैं, धीर है। इनमें एकदम से वो उत्तेजना देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जहाँ हमें होना चाहिए। अलीम भाई, आपने विरासत की बात की, मैं भोपाल की रिवायत की बात करूंगा। जी 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 जी। भोपाल की रिवायत ऐसी है कि जो यहाँ आता है उसको दिल से लगा लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। जब भी भोपाल की रिवायत याद करता हूँ तो मुझे इस शहर के पटिये याद आते हैं। अलीम भाई, वाह वाह वाह। आइए, राजीव भाई स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अलीम भाई, नमस्कार। राजीव भाई नमस्कार। अरे बिल्कुल बूढ़े दादा हो गए यार तुम तो। आपके भाई है दादा। ऋचा जी, थोड़ा राजीव जी का सबसे परिचय करा दीजिए। ऋचा जी नमस्कार। राजीव भाई, ये सौभाग्य मुझे दिया गया कि आपका परिचय कराओ। जी, आपका हमारा राजीव भाई नमस्कार। शायद आपका परिचय मेरे से नहीं हो, पुराना है। बॉबी मेरे दोस्त रहे हैं, अमिताभ अनुरागी मेरे दोस्त रहे हैं, पापा जी भी अच्छी तरह जानते थे, राजेंद्र अनुरागी साहब भी, लेकिन शायद आपसे मुलाकात नहीं हुई मेरी कभी, ऐसा लग रहा है। जी राजीव भाई, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं। जी जी तो जी बिल्कुल, हमारे बीच आज मौजूद है राजीव सक्सेना जी, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में। और हम राजीव जी से आज बात करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक का भोपाल कैसे धड़कता है उनके दिलों में। तो मैं जी राजीव जी ने पूना फिल्म संस्थान से स्नातक का अपना कोर्स किया, जो कि पट कथा लेखन के उसमें था। राजीव जी, मैं शायद गलत नहीं कह रही हूँ? नहीं बिल्कुल सही जी। और बहुत कम उम्र में, जैसा कि मैं जानती हूँ, राजीव जी ने बहुत कम उम्र में ही अखबारों में, पत्रिकाओं में संपादन का कार्य शुरू कर दिया था, अपना लेखन का कार्य शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो बहुत सारी मतलब हमारे देश की
ख्याति नाम पत्रिकाएं हैं, जैसे धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, कादम्बनी है और इस नवनीत है, मतलब साप्ताहिक हिंदुस्तान, मैं जो मतलब जो पत्रिकाएं हर घर में मौजूद होती थी और जिनको पढ़ना बड़ा गर्व की बात, बड़ी गर्व की बात महसूस होती थी कि हमारे यहाँ धर्मयुग आता है, हमारे यहाँ कादम्बनी आती है। और ऐसी पत्रिकाओं में राजीव जी का आलेख छपते थे, राजीव जी का संपादन होता था, राजीव जी के लेख छपते थे। तो ये एक राजीव जी बड़ी शख्सियत है हमारे लिए, तो हमारे नहीं, हम सबके आप लिए। लोगों के स्वागत आगे, है। अलीम भाई के आगे, देवकांत शुक्ला जी के आगे हार्दिक आदाब। स्वागत है राजीव भाई। ऋचा, जी धर्मयुग से जुड़ी एक छोटी सी घटना याद आ गई। जी अलीम, जी, अगर आप इजाजत दे तो पेश करूं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी राजीव। धर्मयुग पत्रिका हम सब लोगों के बीच साहित्यिक मानदंडों की ऊंचाई हुआ करती थी। जी धर्मवीर भारती उन दोनों धर्मयुग के संपादक थे। जी मेरा एक बहुत ही करीबी परिवार रहा है दुष्यंत त्यागी का। जी उनका बेटा आलोक मेरे जी साथ पहली से 5वीं तक पढ़ा था और वो सैनिक स्कूल चला गया था। जी, रीवा सैनिक स्कूल चली उनसे गई। दो बड़ी उम्र में 2 साल बड़ी अर्चना त्यागी थी, अर्चना दीदी थी। जिन्होंने देवयानी का कहना में मेरे साथ काम किया था। वाह वाह वाह। अरे वाह। अर्चना जी और मैं बिल्कुल मतलब भाई बहन जैसे थे। उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। जी तो मेरी और उनकी एक शर्त लगी थी कि देखें धर्मयुग में सबसे पहले कौन छपता है, वो जो छपेगा उसका नाम बड़ा। तो बिल्कुल हम लोग 17-18 साल के थे, वो 19-20 साल की थी। निहायत खूबसूरत, इतना मृदु भाषी लड़की मैंने नहीं देखी ऋचा जी जितनी अर्चना त्यागी थी। तो एक दिन क्या हुआ, धर्मयुग आया मेरे घर। उसमें इरफाना शरद शरद जोशी जी की धर्म पत्नी, जिनके साथ मुझे नाटक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ मैंने अबू हसन किया, उनके साथ मैंने तिरिया चरत किया। उस समय नेहा शरद, राजीव भाई, फिल्मों जी की, जी जी टीवी सीरियल की बड़ी एक्ट्रेस, जी 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 मुश्किल से 5 साल की थी। हम जी लोग जी मॉडल स्कूल में आते थे, वो जी खेलती रहती थी, उसको स्क्रिप्ट के सारे डायलॉग याद हो जाते थे। जी 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 एक प्रॉक्सी करने वाला होता था, तो कोई भूलता तो नेहा प्रॉक्सी कर देती थी खेलते खेलते। इतना जी जी जबरदस्त उसकी स्मरण शक्ति थी। तो बात अर्चना की चल रही थी और धर्मयुग की चल रही थी। तो जी 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 धर्मयुग में एक लेख इरफाना जी का छपा, भोपाल का रंगमंच, 2 पृष्ठ, 2 पृष्ठों का लेख था। जी 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 राजीव भाई आप समझते हैं, अलीम भाई, जी सर, धर्मयुग में 2 पेज मिलना कितनी बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात बहुत हुई, बड़ी उस बात, उपलब्धि जमाने में उपलब्धि। बहुत बड़ी बात। जब धर्मयुग चरम सीमा पे था, धर्मवीर भारती उस समय और धर्मयुग। जी इरफाना जी का लेख छपा, भोपाल का रंगमंच। जी जी उन्होंने जी जी खूब लिखा, ये लिखा। उन दोनों मेरे उन दिनों मेरे 2-3 नाटक बड़े प्रसिद्ध हुए थे। एक था खालिद की खाला, खालिद की जिसके खाला। 25 खालिद की लोग ये खाला। थे। जी और जी जी और जिन दिनों लोग घाटे में थिएटर करने का रोना रोते थे, मैंने खालिद की खाला से 45,000 रुपए कमाए थे। ओ अरे हो बाबा। हो। क्या बात विंडो है, विंडो शो सेल, टिकट क्या बात, बिक्री से। क्या बात। वाह वाह। और इतना प्रसिद्ध हुआ था, घर घर में प्रसिद्ध हो गया था। तो इरफाना जी ने मेरी एक पैराग्राफ में तारीफ की, देवयानी के नाटक की, खालिद की खाला की, लंगड़ी टांग की, कि ये एक उभरता हुआ रंगमंच का। मैं धर्मयुग की कॉपी लेके दौड़ता हुआ अर्चना के पास गया। मैंने कहा जीत गया क्या, मेरा नाम छप गया धर्मयुग में। उसने पढ़ा, नहीं, बोले बड़ी बात वाव, थी, बहुत वाव बड़ी नहीं बात। हो, उन दिनों वाव नहीं होता था। अरे शाबाश, पीठ पर शाबाशी दी उन्होंने। लेकिन ये तेरी रचना नहीं है, ये तो इरफाना जी ने तेरे बाद लिखा। ऐसा करके मुझे निराश करने की हुई। तुम्हारा मेरे बारे में लिखना, तुम्हारे बारे में तो नहीं लिखा ना, जब तुम्हारे बारे में लिखे तब बात करना। फिर उसके बाद उनका मौका आया, एक पत्रिका निकलती थी रविवार, जी हाँ, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल।
बंद कर दो। रविवार उसमें देवयानी का कहना है नाटक के फिर 2 पेज मिले। जी 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 आपको याद होगा अलीम बदवी एक अनिल कुमार हुआ करते थे, क्या क्या ऋचा याद है? क्या बिल्कुल अनिल कुमार जी कला अनिल समीक्षक, कुमार समीक्षक थे, बहुत शानदार, वो हाँ, मैं भी जानता हूँ। संगीत की समीक्षा करते थे नाटकों। जी 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 उन्होंने 2 पेज की समीक्षा देवयानी का कहना है मैं लिखी थी। उसमें अर्चना की बड़ी तारीफ की गई थी। अर्चना गदगद हो गई, ऐसे सुनते हो। हाँ राजीव भाई सुनाइए आप। नहीं, आपको सुन रहे हैं अभी, तो आप सुनाइए, बहुत अच्छी बात हो रही अरे थी। मैं तो भोपाल के बारे में बोलना मैं शुरू करूं मैं तो मैं बोलता पहले चला जाऊं। मैं पहले अलीम भाई को सुनूंगा, अलीम भाई के बड़े। देवतम भैया, हाँ हाँ राजीव जी के बारे में मुझे एक चीज और बतानी थी कि बहुत सारे टीवी सीरियल धारावाहिक में आपने निर्देशन भी किया है, पटकथा लेखन भी किया है, जी साथ जी ही अभी इतनी व्यस्तताओं के बीच आप एपिक चैनल के लिए काम कर रहे हैं और एपिक पर आप बतौर निर्देशक और लेखक के तौर पे जुड़े हुए हैं। ये अरे जान के वाह। मतलब हम गौरवान्वित महसूस हो जाते हैं कि जी जी राजीव भाई वो शख्स है हमारे भोपाल के जो एपिक चैनल पे भी इतनी बड़ी हस्ती है। और साथ ही मुझे अभी पता चला, किसी ने बताया था कि आपका शायद कलर्स पे भी पधारो जी जी मारे जी देश सीरियल ये आने वाला है, दो महीने और के अंदर, दूरदर्शन के दो लिए भी। 2 महीने के अंदर शुरू हो रहा है, पधारो हमारे जी देश। जी जी बताइए उसके बारे में कुछ। जी 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 मैं राजीव ये भाई चाह रहा था कि आपने जो सब्जेक्ट रखा है उस पे अलीम भाई थोड़ा बोलें, फिर मैं बताऊं कि जी मेरी यात्रा भोपाल से किस तरह। जो सब्जेक्ट है वो है 80 का और 90 के दशक का भोपाल की यादें, नॉस्टैल्जिया, जो आपने हाँ सब्जेक्ट रखा है। तो जी जी अलीम अलीम भाई के पास भी बहुत सारी यादें हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन अलीम भाई तो ठेठ भोपाली हैं, बर्रुकाट भोपाली। वो नहीं जो बताएंगे उसके आगे मेरी मेरी कुछ नहीं चलेगी। भोपाली, क्योंकि बुधवारे में रहने वाले हाथी खाना में, और वहां से फिर भले ही उन्होंने यात्रा बाद में सरकारी क्वार्टर हाथी में खाना, चले गए। हाथी और खाना में हम्म, पन्ना हाथी लाल खाना में शाह रहते थे, हाँ हाँ, एक से याद एक है पत्रकार, किसी? एक से एक हाथी पत्रकार खाना, होते। जी जी हाथी खाने में अग्निहोत्री दादा वगैरह ये सब बड़े हाँ हाँ, पत्रकार वहाँ मौजूद थे। बहुत युगल बिहारी अग्निहोत्री, जी बलभद्र प्रसाद तिवारी, धन्नालाल जी शाह, राजेंद्र जी नूतन, जगदीश गुरु, बिल्कुल ठाकुर बिल्कुल, विक्रम ये सिंह। पूरी टीम हाथी हम्म, खाना की टीम असल थी। में जी वो हाथी खाना नहीं, पत्रकार खाना थी, मतलब पत्रकार कॉलोनी थी। तो पत्रकार कॉलोनी थी वो, बिल्कुल सही, बेशक उस बेशक। जमाने की, बिल्कुल सही। और तब अच्छा दैनिक इस, भास्कर भी वहाँ हुआ करता था, इब्राहिमपुरे में, है ना, हाँ, पुरानी सिटी कोतवाली कोतवाली में। रोड पर, जी 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 कोतवाली जी रोड पर। जी जी। तो तो आप सुनाइए अलीम भाई। पहली बात तो ये है कि मैं बर्रू कट भोपाली नहीं हूँ, मैं अरे बर्रू बो भोपाली हूँ, बर्रू बो। अच्छा, ये क्या होता है दादा, ये आप बताओ। बर्रू कट वो होते हैं जिन्हें भोपाल शहर की फतेहगढ़ किले की सीमा में रहने की इजाजत नहीं थी। तो जी वो जी, जो बाहर लोग रहते थे सीमा के बाहर, वो अच्छा सीमा अच्छा, को कहा जाता था शहर पना। उसका क्या नाम बात तो है, बाउंड्री वॉल का शहर पना। तो वाह, उनको बाहर जिनको रहने की इजाजत थी, तो उन्होंने बर्रू के पेड़ को काट कर अपने जो मकान बनाए, वो बर्रू कट अच्छा, भोपाली कहलाए। इसलिए और बर्रुक। जिन्होंने, और जो वाह दोस्त मोहम्मद खां के साथ जो लोग भोपाल आए थे, क्योंकि ये वाटर बॉडी का शहर था, हर जगह दलदल था, कीचड़ थी, तो उसको सोखने के लिए जो पौधे लगाए गए थे, जो जिस प्रजाति के पेड़ लगाए गए थे, वो बर्रू थी, जो एक घास, विशेष किस्म की घास होती है। तो उस नाते हम, मेरे पूर्वजों ने ये काम किया था, तो हम लोग बर्रू बो हैं। क्या बात है, नया नया वर्ड मालूम पड़ा आज नया वर्ड मालूम पड़ा। और ये हमारा नया इस इतिहास समझ में आया। और बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इस शहर से नाता 1709 का है। क्या क्या बात। बात। 1709 में हमारे पूर्वज भोपाल आए थे जलालाबाद से। खैर ठीक है, ये बात हो रही थी 80-90 के दशक की, ये रंगमंच की। तो 80-90 का जो दशक था रंगमंच का, वो मुझे ऐसा लगता है गोल्डन पीरियड था। और रंगमंच का जो सूर्य था, वो अपनी आभा लिए हुए पूरे भोपाल का जो सूर्य था, पूरे देश को और विदेश तक को वो अपनी ऊष्मा, अपनी किरणें बिखेर रहा था। एक से एक बढ़कर खाटी के निर्देशक, और उसी समय भोपाल ने कई चोटी के कलाकार भी दिए, कई अच्छे नाट्य लेखक दिए, निर्देशक दिए। अगर मैं उनके नाम गिनना चालू करूं तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी। जैसे अगर शरद जोशी जी का खाटी लेखक
तो राजेश जोशी, मणि मधुकर, मनोहर आशीष, सत्येंद्र कुमार जी, सतीश मेहता जैसे खाटी के लिखाण थे। इसी के साथ अगर आप देखें रंगमंच निर्देशकों में तो भाऊ खिरवड़कर, दादा विजय डिंडोरकर, उसके बाद में मैं याद करूं तो सतीश मेहता, अलकनंदन जी, देवकांत शुक्ला जी, रईस हसन, जैन देशमुख, विभा मिश्रा, केजी त्रिवेदी, इरफान सौरभ, नजीर कुरैशी, बंसी कौल जैसे कई, जावेद जैदी, मनोज नायर, अशोक गुलानी, उदय शाणे, प्रवीण महूवाले, राकेश सेठी जैसी एक नई टीम निकल कर आई। और ये सारी वो टीम थी जो हमारे जिन पे पहले मैंने नाम लिया, भाऊ का, प्रशांत जी का, यदुराज जी का, देवकांत जी का, इन लोगों ने मेहनत करके उनको तराशा और उनको निखारा। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि भोपाल में दो तरह का रंगमंच चला, जो एक रंगमंडल के समानांतर रंगमंच था और इन दोनों के समानांतर एक और था जो शौकिया रंगकर्मियों का था, जिसमें फरीद वज़मी, राकेश सेठी, असीम दुबे जैसे लोग थे कि जो सरकारी नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद अपने शौक के लिए नाटक करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत काम किया इन लोगों ने, बहुत काम किए। और इन सब के नाटकों में ये था कि ये जिस तरह देवकांत जी ने शुरुआत में कहा था, स्वयं संसाधन जुटाते थे और फिर अपने शौक को पूरा करते थे। उसका जो भी लाभ या हानि हो उसकी कोई परवाह नहीं थी, एक शौक था, उसके लिए वो काम करते थे। हालांकि इसके इतर भोपाल में जब अदरक के पंजे हुआ और उसमें रवींद्र भवन में जब पर्दा नशी महिलाओं की भीड़ लगी और वो अदरक के पंजे कई दिनों तक चला, तो उसी के बाद देवकांत जी आपकी खालिद की खाला आया था। जी जी जी, अगर मैं गलत नहीं तो। बिल्कुल ठीक। उसमें तो टेम्पो भर भर के औरतें आती थी। यही मैं बताना चाह रहा था कि वो अलीम पर्दा भाई, नशी। एक मिनट इजाजत चाहूंगा। अदरक के पंजे नाटक के साथ एक बार एक ट्रेजेडी हो गई थी। अदरक के पंजे जो मेन रोल करते थे उनकी पूरी फैमिली रहती थी, उनकी खुद की वाइफ, उनके खुद के बच्चे ही एक्टर रहते थे। एक बार उनकी बेगम बीमार पड़ गई उसी शो के दिन, और अगले दिन शो था और वो हमीदिया अस्पताल में भर्ती थी एक दो दिन पहले। और वो अदरक के पंजे की बड़ी पब्लिसिटी होती थी, हाफ हाफ पेज के विज्ञापन आते हैं अलीम भाई अखबारों में। जॉनी वॉकर देख रहे हैं, दिलीप कुमार देख रहे हैं, अदरक के पंजे। तो उनका नाम भी अलीम शेख था। जी। वो रवींद्र भवन के मैनेजर के पास गए, बोले यार कोई ऐसी लड़की बताओ जो 2 दिन के अंदर ये रोल तैयार कर ले, ज्यादा नहीं है लंबा, 1-2 लतीफे बोलने हैं, हाँ हाँ करना है मेरी बातों पे। तो उन दिनों भाले राव साहब थे रवींद्र भवन के मैनेजर। हम लोग जाते रहते थे, मेरी अच्छी दोस्ती थी और सब नाटक देखते थे मेरे। तो उन्होंने अलीम शेख साहब से कहा एक लड़की से नहीं, एक लड़का बता सकता हूँ मैं जो लड़की का रोल कर लेगा, वो बहुत अच्छा एक्टर है, आप उससे बात कर लो। उनने मेरे घर का पता लिख के दे दिया। अलीम शेख साहब मेरे घर आए, अरे मैंने कहा खुदा की कुदरत, आप मेरे घर आए तो मैं, कहिए हुक्म करिए। तो बोले ऐसा ऐसा मेरी बेगम बीमार पड़ गई है, हमीदिया अस्पताल में है, आप उनका रोल कर लीजिए। मैं हंसा, मैं कहा नहीं, मैं, आपने किया है बेगम का रोल। भालेराव साहब ने बताया कि खालिद की खाला में आप 3 घंटे लड़की बने हैं, मेरे नाटक में तो आपको 15 मिनट औरत बनना है। मैंने कहा जरूर। फिर उनने बताया बेगम बीमार पड़ गई है, अस्पताल में है, शो की पब्लिसिटी हो गई है, शो बंद कर दूंगा तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं जरूर, आप अभी चलिए मेरे साथ, स्क्रिप्ट दीजिए। और 48 घंटे थे हम लोगों के पास। मैंने 48 स्क्रिप्ट पढ़ी, 48 घंटे में याद कर लिया। और मैंने कहा बाकी मैं इम्प्रोवाइज कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और अगले दिन शो हुआ, अलीम भाई
शो के बाद उन्होंने मुझे गले से लगा लिया अरे वाह 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 और वाह वाह। बोले आगे से अदरक के पंजे में आप भी रोल करेंगे, अरे बेगम वाह, नहीं करेगी। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या और मैं बात है, जहाँ जहाँ जाऊंगा आप मेरे साथ चलेंगे। ये अभी अभी तो जी मैंने कहा अलीम जी भाई, जी, 2 दिन शेख साहब 2 दिन आप पहले ही दिल, सुनाया था आपने किस्सा मुझे। जी जी, हाँ आप दिल से शेख है, लेकिन मेरी आपने मजबूरी है। जी जी उन दिनों मेरी शादी नहीं हुई थी, जी 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 थिएटर का दीवानापन मुझ पे छाया रहता था। जी 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 और जी। मेरे साथ मैंने कहा अलीम भाई, मैं भोपाल छोड़ के कहाँ कहाँ घूमूंगा आपके साथ। बेशक कल बेशक। आपकी बेगम ठीक हो जाएंगी। फिर मैं हम्म उनके साथ अस्पताल गया। हम्म कुछ डॉक्टर पहचान के थे भोपाली होने के नाते। उनने हम्म। तीमोर ज्यादा दिक्कत नहीं थी उनको, वायरल फीवर था, ठीक हो गया। फिर वो हम्म। मुंबई मुंबई निकल गए। तो ऐसा मजा आता था थिएटर में। हाँ अलीम भाई आगे बताएं। ये मुझे भी याद आ गया जो मैं शुरू में बता रहा था ऋचा जी को, उसको दोहरा देता हूँ कि मैंने रंगमंच पर सिर्फ 2 नाटक किए हैं। पहला नाटक भी देवकांत जी के साथ किया, दूसरा नाटक भी इत्तेफाक से देवकांत जी के साथ किया। और जब 82, अगर मैं गलत नहीं तो वो शरद जी का ही शायद लिखा हुआ था, एक ख्वाजा मुल्ला नसीरुद्दीन। एक था गधा अलाजाद खां। वो तो अपन ने एक था किया था गधा, पत्रकार भवन में। हाँ पत्रकार पत्रकार भवन में भवन जो में, है उसमें वहाँ पत्रकार दास्तान भवन में मैं भी नसरुद्दीन, दास्तान नसरुद्दीन। ये पहला दास्तान, नाटक था। ये पहला नाटक था जो आपके साथ किया था। और इन दोनों नाटकों में एक खास बात ये थी कि मैं हमेशा लेट आता था और हमेशा डायलॉग भूल जाता था। तो उसके लिए मुझे देवकांत जी की डांट सुनने को मिलती थी, अरे यार तुम क्या करते हो, ये सब क्या है। और जब हम लोगों ने पत्रकार भवन में नाटक किया तो शलभ जी से कहा कि यार ये सब लोग तो ऐसे ही हैं। तो शलभ ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर शाम को रिहर्सल नहीं कर सकते तो दिन में आओ, सब लोग दिन में रिहर्सल करेंगे। तो दिन में जब पत्रकार भवन में रिहर्सल होती थी, वहां भी एक नाटक हुआ था। तो पता चला कि कोई किसी वजह से लेट आ रहा है, कोई किसी वजह से लेट आ रहा है। तो और लेकिन संडे के दिन खास बात ये होती थी, संयोग से सबकी छुट्टी होती थी। तो उसको फिर रिहर्सल का जो समय था उसके खत्म होने का कोई समय नहीं था। अगर वो 12 बजे से स्टार्ट हुई है तो हो सकता है शाम को 5 बजे तक ही चले वो, या 6 बजे तक चले, या 7 बजे तक चले, लेकिन होती थी। और बहुत कामयाब नाटक रहा देवकांत भाई के साथ। आपका निर्देशन था उसमें, आपने अभिनय भी किया था और हम लोगों को काफी सराहा गया। और अखबारों में भी खूब समीक्षाएं छपी उसकी, भोपाल में भी बाहर भी। और नई दुनिया जैसा अखबार जो भोपाल के पत्रकारों के प्रति अनुराग नहीं रखता था उसने भी हम लोगों को स्थान दिया। ये सबसे बड़ी बात थी, हम लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि राजीव भाई आपने भी देखा था शायद वो नाटक। मैंने नाटक देखा और लिखा भी था। मैं जागरण में था उस हाँ, समय, जागरण में दैनिक आप थे, जागरण बिल्कुल में। जागरण में तो थे। मैंने लिखा, मेरे को बुलाया था सब लोगों ने आपने, और मैंने वो लिखा समीक्षा। अलीम भाई को हम्म, बताया भी था मैंने ये बात। हाँ जी बिल्कुल बताई थी आपने, लिखा था उसमें। और जी ये एक मेरा तो रंगमंच का, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू ये करिए। एक रंगमंच का सफर था। उसके बाद सक्रिय पत्रकारिता में आ गए तो रंगमंच छूट गया, लेकिन रंगमंच के लोगों से रिश्ता बना रहा। और जब उनसे रिश्ता ऐसा बना रहा कि बस जब कभी समय मिलता था, कोई अच्छा नाटक होता था, अवकाश का दिन होता था, जाके देख लेते थे। और सबसे ज्यादा हम बंसी जी के पास चले जाते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे बंसी जी। और बंसी जी के एक्सपेरिमेंट की वजह से हमको लगता था अरे यार इन्होंने ये कैसे किया होगा, कि जैसे उन्होंने रथ बनाया, तो अब वो एक नाटक था उसके अंदर रथ था, तो उस रथ में उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया था। तो हम लोग उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे, अरे यार ये बच्चों से इन्होंने कैसे रथ बना लिया। और मुद्राएं भी कुछ इस तरह की होती थी कि वो एकदम बांधे रखती थी कि यार मंच की तरफ से दृष्टि मत हटाओ, बस उसको देखते रहो। और इसी दरमियान मुझे याद आ रहा है कमल जैन, जिनका वो जो प्रकाश वाला लाइटिंग वाला जो कंसेप्ट था, लाइटिंग, क्या वो कमल बहुत बहुत लाइटिंग सुंदर। है ना कमल जी का। आज भी कमल कि वो हम्म, कमल जी की बाबा, लाइटिंग आज भी। हाँ मैं कि गलत नहीं हूँ तो बाबा के साथ रहते हुए कमल ने ही लाइटिंग का उपाध्याय थे, सुरेश उपाध्याय भैया थे हाँ जो बाद में एनएसडी के डायरेक्टर हो गए थे। तो बिल्कुल इन बिल्कुल सब के साथ जो हम लोगों का बाबा के साथ क्या होता था, कारण जी के साथ, कि वो हर चीज सिखाते थे। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको सिर्फ एक्टिंग सिखा रहे हैं,
वो स्टेज कैसे बनाओगे, इसमें भी हम सबकी ड्यूटी होती थी कि आपको ये ठोकना है, कीले लगाना है, लाइटिंग करना है, मेकअप करना है। तो मेकअप जरूरी नहीं कि कोई मेकअप मैन आएगा वो आपका मेकअप करेगा, नहीं, आपको आपके रोल का मेकअप खुद को करना है। तो ये बाबा की देन थी, जो कमल भी इस तरह से निकल के उभर के आया लाइटिंग के क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल ये बाबा का वो है, बाबा का और कमल इस बात को मानते भी हैं, मतलब बाबा को कमल आज भी सम्मान उसी नाते करते हैं और हर बार जिक्र करते हैं। बाबा सब कुछ बाबा की देन। हाँ बिल्कुल बाबा की देन है, जो हम लोगों में मतलब नैसर्गिक उन्होंने पूरा, मतलब आप अकेले हो तो आपका स्टेज आप खुद एक अकेला नाटक भी कर सकता है, ये बाबा ने हमको सिखाया। ये मतलब बहुत, मैं तो सबसे छोटी थी रंगमंडल में, उम्र में सबसे छोटी थी, तो वो स्नेह इतना उनका मेरे प्रति कि इसने खाया है कि नहीं खाया है, लेट हो गए हैं रिहर्सल में, 1 बज रहा है, तो कल्लू ड्राइवर जो था भारत भवन का, कल्लू के साथ वो खुद बैठ जाते थे कि मैं ऋचा को छोड़ने खुद चलूंगा, बच्ची को खुद छोड़ूंगा। पापा से बोलते थे यार गोद दे दे अनुरागी, इस बिटिया को गोद दे दे मुझे। मतलब इतना इसने, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी शादी के बाद बाबा मेरे घर आए, मेरे पति से मिल रहे हैं, मेरे बच्चों से मिल रहे हैं। भोपाल में लास्ट विजिट जब उनकी हुई तो वो विजिट भी मुझे याद है कि बाबा हमारे यहाँ डिनर पर आए और बोले, डॉक्टर साहब से कह रहे हैं, डॉक्टर यार मेरा बहुत अच्छा कलाकार मेरी बेटी तूने छीन ली। तो मतलब वो जो स्नेह उनके साथ वो काम कराते थे, हमको सिखाते थे, वो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहने वाली चीज है। मैंने नाटक किया सत्यन कुमार के साथ, सबसे पहला नाटक था सत्यन कुमार जी के साथ, एक था बादशाह, फिर बैनू गांगुली दादा के साथ किया, फिर खड़िया का घेरा देवकांत भैया के साथ किया, तो भोपाल के राजीव वर्मा के साथ किया, वक्त के करारते रंग। तो मतलब भोपाल के लगभग सभी बड़े निर्देशकों के साथ मैंने काम किया। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को इन सबका साथ मिला, और इन लोगों ने सबने गुरु के जैसे, मतलब इतने विद्वत गुरु मुझे प्राप्त हुए। ये हमारे लिए धरोहर देन है हमारे लिए। ये भोपाल की संस्कृति में हो सकता है, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। सही वहां बात तो है, सही। ठप्पा लग जाएगा, वहां तो आपके नाम पे ठप्पा लग जाएगा कि आप किस ग्रुप से जुड़े हैं तो वहीं रहिए। पर ये भोपाल की देन है कि आप देवकांत जी के साथ भी काम कर लीजिए, आप कारण जी के साथ भी काम कर लीजिए, आप राजीव वर्मा के साथ भी काम कर लीजिए। मतलब जहां ये खुली छूट है, खुली हवा है, जहां सांस लेना चाहते हो वहां सांस ले लीजिए। नहीं, भोपाल में ग्रुपिज्म तो कभी भी नहीं रहा थिएटर के अंदर, ग्रुपिज्म कभी नहीं रहा। और अभी जैसे आपने गांगुली जी की बात की, तो बेनू गांगुली जी के आमंत्रण पे ही बाबा भोपाल आए थे 1974 में, और वही मुझे लेके गए थे। और कला परिषद ने, अगर मैं गलत नहीं तो कला परिषद ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसका जिम्मा बाबा कारण जी को दिया गया था। और आपने अभी बाबा कारण की एक और बात बताई थी जो उनकी खासियत थी, तो इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि 20वीं सदी में जितने भी रंगमंच हुए उसमें माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं होता, अब तो होने लगा है जी। ये जो मेरी आवाज है ना, ये जो आवाज अभी भी दूर से बात कर रही है, तो इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, देवकांत जी के सामने उनकी माफी के साथ उनसे माफी मांगते हुए, जैसे देवकांत जी हमसे कहते थे कि वो जो सबसे आखिर में बैठा है ना उसको आवाज सुनाई देना चाहिए, इतनी तेज बोलना है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, मैं थोड़ा बड़ा नाजुक से बोलता था, धीरे से। अरे ये बड़े शर्मीले थे। हाँ सीधे बोलो ना। हाँ, तो कल नहीं उसको सुनाई नहीं दिया। अलीम में इतने शर्मीले थे, दुबले पतले, अपनी बीवी से भी बात करने में शर्माते थे। इजाजत लेते होंगे, मैं मोहतरमा में बोलना है, बेगम साहब में बोल सकता हूँ क्या? थोड़ी एक बात आ रही मेरे दिमाग में। आप लोग इधर एक छोटा सा मैं प्रश्न करूंगा ऋचा से और अलीम बल्बी से। जी। ये राजीव सक्सेना बैठे हैं सामने। जी। इनकी दाढ़ी भयंकर है जी, मूंछें भी है और बाल भी, मतलब जी, अगर इनका चश्मा हटा दो और बंदूक दे दो जी, चंबल के डाकू लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ऐसा मत करो साहब। राजीव जी के चेहरे पे
सौमिता। नहीं, हाँ, एक सवाल मैं और चश्मा मैं हटा के इसमें दिखा दो। थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। ये जय ऐसा स्वामीनाथन मत की करो टीम भाभी। के सदस्य ज्यादा लगेंगे। जी अच्छा हाँ, ये हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। ये हो एक सकता है, सवाल और ये करूंगा। बात मान। हम्म, जी हाँ, जी जी जी। आपको यहाँ बैठे दो आदमियों की उम्र बतानी है, एक राजीव सक्सेना की, दूसरी मेरी। पहले राजीव सक्सेना की बताएगी ऋचा क्या क्या उम्र है। बात भैया है। मैं बिल्कुल अब मैं ये आपने अंदाज मतलब अंदाज चर्चा को किसी नहीं, और आप तरफ मोड़ शामिल दिया, नहीं, मतलब केबीसी इस खेलने की चर्चा तरफ। में नहीं, आप शामिल नहीं। आप गलत दिशा में मत मोड़िए। देखो, आप गलत दिशा ये में मत आप मोड़िए। हम मतलब देखिए, अभी दद्दू तक की चौपाल में अभी तक दद्दू की बोलने, आदत है। मेरी जुबान भी नहीं खोली। हाँ अलीम भाई, मेरी जुबान भी नहीं खोली और उसके पहले ये केबीसी चालू कर दिया आपने। हाँ, तो बताओ ऋचा, मतलब मेरे को बोलने का अंदर अवसर से तो दो, नहीं बताओ। तो पता चल मेरी बोलती बंद मत करो आप। हाँ, तो बोलने का अवसर राजीव दो जी, आप, फिर वैसे तो 80 का दशक जो है भोपाल एक का मिनट ऋचा, स्वर्ण युग है, ऋचा 80 और 90 का। क्योंकि पहले हो सकता है वो मेरे लिए इसलिए हो कि उस दौरान मैं बहुत सारी गतिविधियों में थी। तो और टॉप पर, जैसे नेशनल प्लेयर में थी हॉकी की, तो वही 80 का दशक। और 80 के दशक में ही इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनना नूतन का, और यूनिवर्सिटी में जाना। तो मतलब इस तरह का दौर था वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, कि शायद आज वैसे इलेक्शन लोकसभा के भी नहीं होते हों जो उस बेशक समय से। हमारे समय में नारे होते थे। दुष्यंत जी नारे लिख रहे हैं, आलोक प्रताप सिंह हमारे लिए नारे लिख रहे हैं, और क्या बात है, क्या बात। ये मतलब बड़े बड़े लोग मेरे लिए नारे लिख रहे हैं, और लाल उससे लिखाया जा रहा है और दीवारों पे पोस्टर पे चिपकाया जा रहा है। फिर जेपी का आना, उसी दौरान इमरजेंसी का लगना, जयप्रकाश जी का भोपाल स्टेशन पे भाषण देना, वो सब मेरे आंखों में ऐसा चलचित्र घूमते रहते मेरी यादों में। तो वो ऋचा भोपाल एक का मिनट, वो दर्द देखा है मैंने। एक मिनट ऋचा, जी जी आपातकाल से एक छोटी सी घटना याद आ गई। जी जी आपातकाल के खिलाफ हम लोग नुक्कड़ नाटक खेलते थे। जी उसमें जी। सुनील सक्सेना रहता था और प्रमोद तामड़ भी रहता था। हाँ आप जी जानते होंगे अलीम भाई प्रमोद तामड़ जी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश के प्रमुख व्यंग्यकार हैं आज। सुनील भाई, प्रमोद तामड़ और सुनील सक्सेना देश के बड़े व्यंग्यकार हैं आज। तो उस नाटक में एक गीत हुआ करता था, छोटा सा, आपातकाल के बारे में। मेरे दिल में आ रहा है, वो सुना दूं आपको मैं। नहीं, सुनाइए ना। वो एक बिल्कुल बिल्कुल शाह, पैरोडी है। सुनाइए। आओ बच्चों, जी तुम्हें जी जी। दिखाएं जागी आपातकाल की, उन गद्दारों को मत भूलो, मोटी जिनकी काल थी। वंदे मातरम, वंदे क्या बात है। मातरम। बच्चों ये आकाशवाणी है, यहाँ विद्या भैया डोले थे। रायपुर में पत्ता कटा तो उड़ गई गाली लाल की। वंदे मातरम, वंदे वाह, मातरम। हम्म, सुनील क्या भाई, बात। आपको याद होगा तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने गोलियां चलवा दी थी, बिल्कुल। और लड़कियां मर गई थी और लड़के मर गए थे। वहाँ एक कॉफी सेंटर था जहाँ सब बुद्धिजीवी कलाकार इकट्ठा होते, दिल्ली में, तुर्कमान गेट में। अलीम भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी याद होगी वो घटना, जी जी जी। क्रूरतम घटना थी। उस घटना पे आखिरी पैरोडी की लाइन थी, तुर्कमान का गेट वो देखो जहाँ चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे आजादी की बोलियां, बहनों ने भी क्या बात। जान लगा दी बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये नुक्कड़ नाटक लेकर हम लोग सीहोर विदिशा, जहाँ तक ट्रेन जाती थी तो हर संडे जाते थे। नौकरी करना पड़ती थी, सीहोर गए, विदिशा गए, बीना इस तड़ने गए। दौरान की सबसे अच्छी घटना मुझे याद है, जो हम बच्चों के लिए, हम तो उस वक्त ज्यादा बड़े नहीं थे, जी तो जी। मोरारजी देसाई भाई आए भोपाल, और उनको अंडरग्राउंड करना हमारे, हम बच्चों की जवाबदारी थी। अब सोचिए, उसमें हमारे साथ थे रोशन खुल्लर करके एक लड़का, आलोक भाई का, मुझसे छोटे वाले भाई का दोस्त। वो, उसके पास एक एम्बेसडर पुरानी वाली, जिसका गेट पीछे से खुलता था। आजकल जो गेट ऐसे खुलते हैं, ऐसे नहीं, उसका आगे ऐसे खुलता था। उस गाड़ी में हमने उनको बैठा लिया रेलवे स्टेशन से, मोरारजी भाई को। अब उनको, हमको पहुंचाना था राय साहब के यहाँ, चौक में, जुमराती में, बाबू भाई के यहाँ। अपने ये थे ना अपने राय साहब, बाबू भाई आप जानते होंगे,
उनके यहाँ पहुंचाना था उनको। अब गाड़ी हो गई बंद बीच में, धक्का कौन लगाए? मैंने कहा भाई मैं तो धक्का नहीं लगाऊंगी। तो मालूम चला मुरारजी भाई बोले मैं खुद धक्का लगाऊंगा तुम लोगों के साथ, लगाओ धक्का। वो बुक्की भाई बैठे हुए हैं गाड़ी ड्राइविंग पर, और मुरारजी भाई खुद धक्का लगा रहे हैं गाड़ी में। ऐसे करके हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट करी और उनको जगह पे पहुंचाया। ये घटना मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ राजीव भाई, अब आप जी सुनाइए। इजाजत है बोलने की सर? हाँ बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल, फरमाए फरमाए। कहूंगा साहब कि मेरी जो आमद हुई भोपाल में, जी जी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही आ जी रही भाई आ आ रही। रही है। तो मेरी जो आमद हुई थी वो सर, मैं जर्नलिज्म की डिग्री इंदौर से की थी, इंदौर विश्वविद्यालय से, पहले बैच में, प्रथम बैच था। और जिसमें मेरे साथ करीब 14-15 लोग थे, 3-4 लड़कियां थी, बाकी लड़के। तपन अरे वाह, भट्टाचार्य इंदौर के, तो आपके गौतम कोठारी साहब, राकेश जोशी, नीलमेघ चतुर्वेदी, क्रांति चतुर्वेदी, शिखा परिहार, संध्या राय चौधरी, ये सब मेरे बैच में थे। पहला बैच था इंदौर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता और जनसंचार। तो वो मैंने कोर्स पूरा किया। उस दौरान मैं साइकिल से दैनिक भास्कर जाता था, ज्वाइन कर लिया था, यतीन भटनागर संपादक। मतलब अलीम भाई को बता रहा हूँ, अलीम भाई सुनना, जी आपको जी भी जी। ये बात शायद जानकारी नहीं होगी। तो वो मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग में की, 300 रुपए महीने मिलते थे वहां, 300 रुपए में। और कोई ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी। मेरे साथ बैठते थे रोमेश जोशी, शरद जोशी के भाई, छोटे हाँ और भाई। जानता हूँ। उसके अलावा जी छोटे भाई, उसके जी अलावा बैठते थे आपके प्रदीप पंडित, श्रवण जी गर्ग, साथ में जानता बैठते थे हूँ। एक ही टेबल पे, एक ही टेबल जी। पे श्रवण गर्ग, जो बाद में समूह संपादक हुए आपके भास्कर के। तो वो मैंने ट्रेनिंग के नाम से किया। प्रतीक श्रीवास्तव मेरा भी असिस्टेंट हुआ करता था, उससे प्रूफ पढ़वाते थे हम, जो आजकल एक चैनल का प्रमुख है, प्रतीक श्रीवास्तव। तो ये मेरी वहां से यात्रा शुरू हुई। कमल दीक्षित के साथ नवभारत में भी रहा, उन्होंने भी मुझे शुरुआत में रखा। और मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि 2 बड़ी घटनाओं का संपादकीय मुझसे लिखवाया था, क्योंकि छुट्टी पे थे कमल दीक्षित। एक तो इंदिरा जी की हत्या, नवभारत में आज भी मेरे नाम से मेरी राइटिंग में वहाँ रखा हुआ है, संपादकीय, जो बहुत बड़ी बात थी 23 साल की उम्र में। और दूसरा संपादकीय था देवकांत जी, गैस कांड पे, भोपाल गैस जी कांड मेरे सामने हुआ। मेरे सामने वहाँ लूटपाट मची भोपाल में, जब मैं बहुत छोटी उम्र का था, साइकिल से जाता था, साइकिल से। आजाद नगर में रहता था, जो मुस्लिम बहुल इलाका है इंदौर का, आजाद नगर, रेडियो आकाशवाणी के पास। तो वो दिन वहां से देखे, 2 साल वहां किया। उसके बाद 87 में मेरे बड़े भाई गैस कांड में उनकी ड्यूटी लगी, टीला जमालपुरा में। वो सेक्टर ऑफिसर थे, गैस कांड का जो मुआवजा देने वाला था ना, अलीम भाई। जी तो जी जी वो सेक्टर था टीला जमालपुरा में। तब हाँ। मैंने जी। मैंने भोपाल में आके स्ट्रगल किया। मैंने वहां से एमए किया, बीए कॉम और बीए के बाद, और प्राइवेटली हमीदिया कॉलेज सेंटर था मेरा। और उस दौरान रमेश शर्मा मिले, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, आपके श्रमजीवी पत्रकार संघ के बड़े नेता भी थे, बड़े पत्रकार वरिष्ठ, रमेश शर्मा, रमेश शर्मा। जानते हैं ना? हाँ, हम रमेश लोग जानता शर्मा हूँ। सफेद जागरण कपड़ू के, कहते हैं। हम लोग सफेद कपड़े वाले रमेश। हम लोग सफेद हाँ वही। कपड़ू कहते हैं। अच्छा। तो वो सबसे पहले हम्म, आदमी थे जिन्होंने मेरी नौकरी लगवाई। शलभ भदौरिया जी ने छोड़ा था जागरण, और मेरी नौकरी लगवाई उन्होंने गुरुदेव गुप्ता से कहने से 88 में, दैनिक जागरण में रविवारी संपादक। कोई असिस्टेंट नहीं, कोई नहीं। बाद में एक असिस्टेंट आई, गुरुदेव गुप्ता ने रखी, रेखा वर्मा, जो अलख नंदन जी की वाइफ है, जानते होंगे आप, मैं जी हाँ देवकांत जी जी। हाँ। मैं जानता हूँ। अलख जी की वाइफ, और अंशु को गोद में लाती थी, जो अंशपायन सिन्हा आज डायरेक्टर है। उस अंशु अलग को मैं मेरे बिस्किट बड़े ला ला के गहरे देता था दोस्त हैं। शाम। हाँ, तो अंशु बहुत छोटा था, वो रोता रहता था, उसको भूख लग रही, तो हम नीलम होटल में उसको ले जाके समोसे खिलाते थे। वो रेखा जी का बच्चा उस समय छोटा था काफी। आज वो डायरेक्टर है आपका जाना माना थिएटर का, ऋचा जी भी जानती होंगी, अंश पायन सिन्हा लिखते हैं वो, है ना? तो वो वो मेरी वो मेरी एंट्री थी भोपाल में। और जैसा कि आदत है विवादों में पड़ना, तो मेरे को पहला विवाद ही मिल गया था कि दैनिक जागरण में रहते हुए मनोहर आशी के साथ एक कार्यक्रम किया। सिनेमा के जितने मध्य प्रदेश के लोग थे उनको बुलाने, तो मेरी रिपोर्टिंग करने वाले आप ही के और अलीम भाई के मित्र थे, ललित श्रीवास्तव जी। मैं तो नाम ले रहा हूँ, मैं नाम में कोई डरने की बात नहीं है, कोई खुल नहीं के नहीं, नाम ले रहा हूँ। उन्होंने खुल के लो। आधा पेज के आपकी चैनल है, आधा पेज के आग अरे लगा दो, सर, आग लगा दो, आग लगा मैं दो। बिल्कुल आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। हाँ। मैंने घनश्याम अग्रवाल का भी वो मैसेज पढ़ा था अभी अलीम भाई की पोस्ट पे। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी टांग खिंचाई के अलावा कुछ नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, इसलिए मैं आज राजस्थान में बड़े सुकून से काम कर रहा हूँ। मेरी मध्य प्रदेश में सिर्फ टांग खिंचाई हुई।
तो वो पहला कार्यक्रम था जो बीएचईएल में करने वाले थे, जो टाइम से नहीं हुआ, फिर बेरागढ़ में हुआ और काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें रजा मुराद को बुलाया हमने, रूमी जाफरी रहे, रीता भादुड़ी, बड़े बड़े कलाकार जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, उनका सम्मान। मनोहर आशिक बिल्कुल पतली गली से निकल लिए थे उस समय, मतलब वो बच गए थे, उन्होंने कहा इतना बड़ा विवाद हो गया तो मनोहर आशिक सबसे पहले खिसक गए साइड में, तो वो उनकी मेरा दुकान, विवाद से सामना हुआ। राजीव जी भाई, जी हमीदिया जी, रोड पे उनकी दुकान थी गोली चॉकलेट की, यस। वो नहीं, खतरे वो में पड़ जाती। बाद में बाद में अमृत इलेक्ट्रॉनिक्स बन गई थी। हाँ बेगवानी साहब कैलाश जी उनके भाई थे ना, तो जी। वो बाद में अमृत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से बड़ा वो चला उनका। हालांकि वो नहीं रहे, उनको भगवान उनको नहीं, मेरे स्वर्ग गहरे प्रदान दोस्त करे, थे, आत्मा उनकी बड़ा शांति प्यारा आदमी करे। था, जी जी। बहुत नहीं, बढ़िया। मेरे से भी संबंध तो उन्होंने मधुर रखे, लेकिन वो उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था उस समय, तो मुझे जागरण की नौकरी छोड़नी पड़ी और छोड़ के मैं कम से कम 4 अखबारों में मैंने, और स्ट्रगल का दौर था, बड़े भाई साहब से बार पैसे मांगना ठीक नहीं लगता था। रॉयल मार्केट में रहते थे, अशोक कॉलोनी में, ये मस्जिद है ना अलीम भाई, ताजुल मस्जिद, उसके जी जी, सामने एक नूर, नीचे कॉलोनी है, जी हाँ अशोक जी हाँ कॉलोनी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नूर महल रोड, जहाँ नूर महल रोड। एक और साथी रवि महल चौधरी रोड। भी रहा करते हैं। जी जी जी, नूर महल रोड, तो उसके पहले अशोक कॉलोनी जिससे मस्जिद नजर आती थी, वो रॉयल मार्केट, तो वो जी रॉयल मार्केट में रहता था मैं। तो एक बहुत ही शानदार वाकया था, एक छोटी सी हीरो मैजेस्टिक फादर ने दिलाई थी, फादर फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक हीरो मैजेस्टिक दिलाई, मुझसे टीला जमालपुरा बड़े भाई साहब को छोड़ के वापस आ रहा था। अब पूरा भाई मियाँ भाइयों का मोहल्ला, अलीम भाई आपको तो मालूम है, पक्का एकदम टीला जमाल, और मेरी मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो एक मुर्गा उसके नीचे आ गया। अब जो भाई मियाँ ने पूरा घेराबंदी करके मेरे, अरे मारो पकड़ो मारो पकड़ो, अब जेब में अठन्नी भी नहीं मेरे पास, और वो कह रहे कि साहब इसके 250 रुपए दो, कहीं से भी लाओ 250 रुपए दो। तो आप समझ लो कि उसी समय किसी ने उस मुर्गे को गोद में रखा और वो मुर्गा एकदम उछल के नीचे कूदा और भाग गया। तो मेरी जान में जान आई, और मैंने कहा कि लो बच गए, जान बची तो लाखों पाए। जेब में अठन्नी नहीं, 50 पैसे नहीं अलीम भाई, और वो 250 रुपए मांग रहे। मैंने कहा बड़े भाई साहब से जाऊंगा टीला जमालपुरा, वहां से 250 रुपए इसके मुर्गे की भरपाई करूंगा। तो ये मेरे साथ पहला हादसा भोपाल में हुआ। उसके बाद तो मुस्लिम समाज से और मेरे परम मित्रों इससे इतनी मित्रता रही, बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। तो पहली टेलीफिल्म कैसे मिली, उसमें अलीम भाई भी जिम्मेदार हैं। अलीम भाई के साथ हम लोग बॉम्बे गए थे, याद है अलीम भाई? आप गए मेरे थे, साथ और बॉम्बे गए थे फिल्म फिल्म फेस्टिवल में। प्रभा शॉर्ट एंड माथुर थी, लता डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल था। हाँ यस, हाँ, एनटी एनी उसमें एनसीपीए में, टाटा थिएटर एनसीपी, नरीमन पॉइंट। तो नरीमन पॉइंट उसमें पे। अलीम भाई, मैं, लता मुंशी और प्रभा माथुर, जो रंगमंडल की आपकी साथी होंगी, हाँ रिचा जी, तो हाँ, प्रभा सुनील का घर भाई, वहीं था। जी जी। ये जो प्रभा तो माथुर है उसमें ना, गए। जी एक जी। मिनट, अलीम भाई, हाँ हाँ। प्रभा माथुर ने नाटक में साथ काम किया था। अपने नसरुद्दीन में हाँ, अपने अपने जी नसरुद्दीन जी में जी साथ जी काम किया गुलनार था। बनी थी, गुलनार, जी जी हाँ जी, जी हाँ। वही ये बता रहा हूँ। वही हाँ वही वही प्रभा जी, अब थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए सर प्लीज। जी जी, हम्म। किसने बोलूं? रोका है आपको? नहीं, आपने रोका था साहब। अरे, आपने हमको आप पुतिन रोका। समझ रहे हैं क्या? जी आई एम नॉट अरे नहीं पुतिन। नहीं। बोलिए, आप बोलिए। यूक्रेन और पुतिन में लड़ाई नहीं है अभी। हाँ तो मेरा ये कहना है कि उसमें उसमें अरुण कोल एक डायरेक्टर थे, दीक्षा फिल्म बनाई थी, भोपाल आए थे, तो श्री राम तिवारी अक्सर फेस्टिवल कराते थे रविंद्र भवन में, और मैं समीक्षा लिखता था, ऋचा जी। तो वो अरुण कोल से सफेद दाढ़ी, मतलब मेरे से कम 4 गुनी ज्यादा झकाझक सफेद कश्मीरी आदमी थे, जिन्होंने कई फिल्मों की पटकथा लिखी थी, और उनके बेटे नीलाभ कोल भी आज पटकथा राइटर हैं। तो अरुण कोल तो अब नहीं है। तो अरुण कोल से हमारी दोस्ती हो गई, उन्होंने खूब पत्र व्यवहार रखा मेरे से भोपाल में। फिर फेस्टिवल में मिले तो अलीम बजमी और ये सब लोग थे, इनके सामने एक आदमी से मिलाया जो बहुत मोटे से थे। तो बोले ये आदमी से मैं आपको मिला रहा हूँ, और आपके बहुत काम के हैं राजीव भाई, आपको इनकी हेल्प करना है। तो पता चला कि वो सतीश चंद्र अग्रवाल थे, जो भोपाल दूरदर्शन का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, मैंने उसके बारे में काफी एंटी खबरें लिखी थी मध्य भारत में, स्वामी त्रिवेदी के, कि ये सफेद हाथी बना दिया, ये शुरू कब होगा? ये करोड़ों रुपए लगते हैं दूरदर्शन केंद्र में, आपको मालूम। तो अलीम भाई आपने भी पढ़ी होगी बहुत, मैंने मतलब बिल्कुल खूब बिल्कुल खिंचाई बिल्कुल करते हुए मध्य बिल्कुल। भारत में लिखा था। जब मेरे साथ वो थे, मुकेश कुमार थे, हेमंत पाल थे, काफी सारे लोग थे मध्य भारत में, जो स्वामी त्रिवेदी ने शुरू किया था। जय तो जय जय। उसमें लिखा था कि सफेद हाथी है ये। एक तो फिल्म विकास निगम जो श्रीराम तिवारी ने अपने कब्जे में ले लिया था, वो सफेद हाथी था। दूसरा सफेद हाथी था दूरदर्शन भोपाल, जो शुरू हुआ ही नहीं, और लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च होकर बैठे थे उद्घाटन के चक्कर में। तो सतीश चंद्र अग्रवाल जब भोपाल आए तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरी परिचय कराओ सबसे।
तो मैंने राजीव वर्मा जी को तमाम सारे वहाँ के रंग कर्मियों को बुला के उनके घर में ले गया। उस कॉलोनी में जाने वाला मैं पहला आदमी था, उनके बंगले पे जाने वाला, कि जो इससे पहले वो किसी से नहीं मिले थे। तो उन्होंने खुश होकर मेरे को ये कहा कि राजीव जी, आप अगर लिखते हो कुछ कहानी वगैरह तो मेरे पास टेलीफिल्म का बजट है। तो पहली टेलीफिल्म की जो कहानी थी केतकी, वो फिल्म विकास निगम से तृतीय पुरस्कार मिला था, तीसरा, यानी थर्ड क्लास अरे मान वाह, लो। तो वाह थर्ड क्लास वाह, कहानी को भी उन्होंने ले लिया मेरी, केतकी, और उस पे फिल्म बनाई। 1.25 लाख रुपए का बजट था, 1.25 लाख। अब 1.25 लाख में फिल्म बनाना, कैसे बनाना, मुझे तो मालूम भी नहीं था, कुछ जानते नहीं था फिल्म का एबीसी। ये मेरी शुरुआत थी उस समय की। तो दूरदर्शन की तरफ से 1.25 लाख की केतकी फिल्म बनाई, जिसमें बॉबी अनुरागी, अपना अमिताभ ऋचा जी का छोटा भाई, वो मेरे साथ पूरे टाइम था। उसने मुझे दिलीप सूर्यवंशी से मिलाया। दिलीप सूर्यवंशी के बंगले को हमने राजीव वर्मा का बंगला बनाया। राजीव जी को किस तरह पटाया, 4,000 रुपए में, कि वो फिल्मों में आ चुके थे, मैंने प्यार किया, चुनौती सीरियल उनका हिट हो चुका था, वो काफी बड़े एक्टर बन गए थे राजीव जी। अब उनको सीएम का रोल देना है तो कैसे देना है, तो उनके घर जा जाके उनसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। रीता जी को पटाया कि रीता जी, इस फिल्म में वजन आ जाएगा अगर राजीव वर्मा इसमें सीएम का रोल करेंगे। उस समय दिग्विजय सिंह सीएम थे। तो उनके बंगले पे शूटिंग रखी हमने। रमेश चंद्र अग्रवाल के कमरे में घुसने वाला और उसमें शूटिंग करने वाला मैं पहला आदमी हूँ, अलीम भाई। क्या आपको बात है, तो क्या बात है। मतलब मेरे को सैल्यूट बनता है आपका, कि वो बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल जय बिल्कुल। भाई साहब करके किसी प्यारे अरे लाल को अंदर नहीं घुसने देते थे। सुनील और भाई, हम मेरा जैसे भी जो सैल्यूट, छुड़वैये होते थे ना, पत्रकार। मेरा भी सैल्यूट बनता है राजीव वर्मा को चार बिल्कुल हजार बिल्कुल, रुपए आपको पटाने में। धन्यवाद कि हम्म। राजीव राजीव वर्मा को वर्मा, 4,000 रुपए, आप पूछे उनसे आज भी। अरे अच्छा और बता दिया अमिताभ मेरे मेरे साथ बाप गया था, ने। बॉबी, आशीष श्रीवास्तव मेरे राजीव भाई ने क्यों बेचारों तो का वो 4,000 करते रुपए में, अरे मेरे, हम्म। अरे नहीं मैं उनके राजीव भाई उनकी तो बुराई नहीं उसमें कर का, रहा मैडम ऋचा जी, मैं नहीं नहीं, राजीव भाई तो उसमें के इंसान उनकी है कि तारीफ आपके कर रहा पास, हूँ कि वो आपके स्नेह में फ्री में काम कर देंगे। राजीव वर्मा वो शख्स फ्री है में कि कर दे, जो, और बल्कि जेब से दे दे, और जेब से दे देंगे, जेब से दे और जेब देते से दे सही। देंगे। वो बहुत प्यारा मैं इंसान वही है, वही राजीव बता वर्मा बहुत प्यारा इंसान है। राजीव वर्मा दद्दू वही की वही चौपाल पे आ चुके वही हैं। वही बता रहा हूँ। जी जी। जी जी, वहां से यात्रा शुरू हुई सर, और आज तक वो अनवरत जारी है। आज मैं जी, कलर्स के लिए कर रहा हूँ, आज मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ। आज आप स्वयं पधार के देखें कि आज वो स्थिति, जो बिल्कुल फटेहाल गरीब होता था, वो आदमी आज क्या कर रहा है। तो ये संघर्ष एक दिन रंग लाता है सर, पूरी जिंदगी बिल्कुल। खिंचाई नहीं चलती। हार्ट का मरीज हूँ, 2 स्टंट डले हुए हैं, अटैक भी आ चुका है, और कोई भी ठिकाना नहीं अगले पल का। हो सकता है ये खत्म हो, जी, या इस चलते चलते ही अल्लाह को अरे प्यारे हो जाए। फिर नहीं भी मेरा को नहीं, ये है कि नहीं, वहाँ 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 यूसुफ साहब मिलेंगे, वहाँ पे लता दीदी मिलेंगी, वहाँ पे अभी ताजे ताजे गए लोग बाग, इरफान भाई, ऋषि कपूर मिलेंगे, मैं उनके साथ बनाऊं। मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं वहां भी। अगर उनने बीच में बुला लिया अलीम भाई, तो मैं जी वहां जी, जाके अपनी हसरत पूरी करूंगा। सुनील बहुत भाई, बढ़िया। अब आपकी बारी है तो सर। हाँ, नहीं अब मेरी नहीं, अब वक्त की बारी है। क्या बात है, क्या बात। एक जाने और से बैठी है ना मैडम, हेमलता, हेमलता जी। एक मैं अपनी याददाश्त सुनाना चाहता हूँ। जी जी, पर्सनल है, बहुत नितांत व्यक्तिगत है, अलीम भाई क्या से बात है। जुड़ी हुई है। हाँ हाँ, अलीम भाई नाराज तो नहीं होंगे? अरे नहीं सही, आप बड़े भाई हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मिले। अलीम भाई की नई नई शादी हुई थी पहली बार, और उनकी बेगम मायके गई। तो जी अलीम जी भाई जी, बड़े शर्मीले थे, मैंने बताया। एक दिन रात को 12 बजे मेरे पास घर आए, बोले देवगोविंद भाई, कल आपको चलना है मेरे साथ। मैंने कहा जरूर चलेंगे बेटा, ये हमसे थोड़े उम्र में छोटे हैं, वो बड़े भाई का आदर देते हैं। बताओ कहाँ चलना जी है? मेरी बेगम के मायके। मैंने कहा जरूर चलेंगे, वो पहली बार जो मायके गई है, लेने जाना है। वो उनकी हमीदे रोड के पास ही ससुराल थी। जी हाँ, कहाँ कहाँ? गोड़ा नक्कास। गोड़ा नक्का। गोड़ा नक्कास। जी जी, गोड़ा नक्का। तो हम दोनों पहुंच गए सुबह। पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। अलीम भाई की सासू माँ मिली। उनने पूछा, तशरीफ लाइए दूल्हा मियाँ, रात के खाने में क्या बनवाएं? शाही भिंडियाँ बनवाएं, या क्या बात। लजीज बरबटियाँ बनवा दें, या इज्जत वाली शिमला मिर्चें बनवा दें? अलीम भाई ने मुंह लटका के जवाब दिया, सासू माँ ये सब छोड़ो, कोई आवारा सा मुर्गा पकवा दो आप तो। क्या
क्या बात, बिल्कुल क्या सही। बात है, क्या हाँ, तो एक चलिए अच्छा आप टाइटल दे दिया, सबका आवारा आवारा मुर्गा। अच्छा हाँ, टाइटल है कोई नाटक का या आवारा अच्छी मुर्गा। आवारा मुर्गा। कॉमेडी शो। हाँ, आवारा मुर्गा, तो वाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आप लोगों से अरे मिलता हूँ तो बिल्कुल मेरे घर का लगता हूँ। वो तो है ही घर के, आप बाहर के कब हैं? घर के अच्छा, हमारे बड़े अच्छा, बुजुर्ग हैं आप और हमें क्या। बड़े हैं, अग्रज हैं हमारे सुनील आप। भाई ने एक वादा किया है, वो आप सबके सामने में डिस्क्लोज कर दूं सुनील भाई। हाँ बिल्कुल सही। राजीव भाई। राजीव भाई जी जी, हाँ, हाँ हाँ बोलिए राजीव ना भाई ने मुझसे एक वादा किया है, वो मैं बहुत गदगद हूँ। रिचा बता सर। दूं जी जी, तुमको? बिल्कुल बिल्कुल। पेट में रखना, बताना नहीं किसी को। औरतों को पेट में औरतों को पेट में बात क्यों नहीं पचती? अब आप सार्वजनिक रूप से बता रहे हो, रिकॉर्डिंग हाँ, करवा रहे हो, कह रहे हो बताना नहीं। और बताइए, बताओ आप, अरे बदनाम हमको कर रहे हैं। बताओ। सार्वजनिक रूप से इसलिए बता रहा हूँ ये कि तो कोई बात। कमिटमेंट बन जाता है। जी, क्यों अलीम भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं बहुत जल्दी एपिक चैनल पे आने वाला हूँ अरे क्या बात है, बधाई साहब, बधाई हाँ, और बधाई। उसके निर्देशक होंगे मुश्किल से 1 महीने के अंदर। राजीव सक्सेना। अरे वाह 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 वाह। क्या इन्होंने बात है, क्या कमिटमेंट बात है। किया मुझसे। जी 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 ये जी। राजीव मुझे भाई, मुझे बताना चाहिए तो आप बता रहे, ये मुझे राज बताना चाहिए तो आप बता रहे हो। आप भी बता ये तो दीजिए। मुझे मुझे खबर, मेरी खबर मेरी तरफ से था कि मैं बताता तो ज्यादा खुशी होती, और मैंने कहा पता नहीं आप नाराज तो नहीं हो जाओगे, क्यों बता नहीं दिया नहीं, यार, इसको सस्पेंस रखो। मैंने यूं बता दी कि पता नहीं आप खिसक लो तो ऐसा ऐसा अपने वायदे से। तो एक बार बोल दिया सर, तो फिर क्या है, फिर मतलब आप तो हमारे मैंने बड़े हैं। सार्वजनिक रूप और से आपको जी जी बांध लिया गले में। सर, सर मेरी एक आप मोहब्बत जो तो नाटक ऐसी लिखवा है। रहे हो मेरे से, वो जो नाटक लिखवा रहे हो उसके बाद मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कि पुलिस केस में फंस जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कौन सा नाटक है। लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं मैं फंस नहीं जाऊं कहीं उस नाटक को लिख के, लेकिन अरे, फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। फिर भी लिख रहा विवादास्पद हूँ सर। नाटक ठीक है, हाँ तो मैं लिख रहा हूँ, विवाद में रहना, जिम्मेदारी तो जब मेरी। जिंदगी जिंदगी विवाद में रही है पूरी, तो सर क्या लिखवा बताएं साहब कौन आप। रहा है? मैं। करूंगा कौन? हाँ तो मैं। दोनों, पुलिस किसको हाँ तो पकड़ आप के लाएगी? चंबल, मुझको। नहीं नहीं वो तो दोनों को पकड़ेगी, चंबल के पहले आप, चंबल के बाद में मैं। दोनों चंबल ठीक के है, डाकू। आज बातचीत में बहुत बहुत मजा आया। आप लोग बैठ जाते हैं तो भोपाल जिंदा हो जाता है, भोपाल का रंगमंच क्या जिंदा हो बात। जाता है, भोपाल की आबो हवा जिंदा हो लेकिन जाती आपने बड़े चयन किया, अलीम अलीम भाई को बुला के अच्छा किया, और अरे ऋचा वाह, जी के भी धन्यवाद दर्शन हुए। धन्यवाद है। धन्यवाद अलीम भाई बड़ी तो बड़ी मेरे बात छोटे है भाई हैं। आज। मैं इनको बिल्कुल। नहीं इनका ये मेरे कान लिए पकड़ लूं सौभाग्य ना, है कि कहीं भी ले जाऊं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे क्यों अलीम भाई? फरीद भाई से भी अच्छे बिल्कुल, संबंध है हकीकत मेरे, बात फरीद है, भाई वो। हकीकत बात। अलीम दादा का भाई आशीर्वाद है। बेपनाह मोहब्बत वाले इंसान हैं, जी हाँ, और हम बिल्कुल, लोगों इसमें की कोई शक। मोहब्बत 40 बरस से कायम है। हकीकत बात है, हकीकत बात। क्या बात, क्या बात, लेकिन हकीकत है। 40 बरस कम नहीं होते, और हम लोग मिले ना मिले। हाँ तो सर मैं 30 वर्ष बड़ौदा तो मेरे भी हो गए, 30 वर्ष तो 20 मुझे बार भी हो गए अलीम भाई से। बिल्कुल हो गए आराम सर, से 20-22 बरस हो गए। आराम से हो रिचा बेशक। गए। से रिचा से तो कब से मोहब्बत है, हो गए बचपन से। 40 साल हो गए। ऋचा जी के जो फादर साहब थे कवि राजेंद्र अनुरागी साहब, उनको मैं एक दूसरे नाम से भी जानता हूँ, जो ओशो जी के यहाँ जो ओशो टाइम्स था उसके संपादक भी रहे, तो जी उनके जी साथ जी। क्या स्वामी चिन्मय क्या नाम था, चिन्मयानंद। पता नहीं चिन्मयानंद। उनका नहीं, नाम, मैं तो भूल गई उस नाम को। नहीं ना मैं तो वो भाभी को मालूम सबको, चलिए, उसके नाम से बहुत वो लिखते पापा थे और है मेरे। संपादक भी रहे। जी जी। बहुत जी, आज के आनंद की जय, अलीम जय। आज के भाई की आनंद की जय, जय, आप राजीव आज के सबकी आनंद सक्सेना जय। की की जय, 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 ऋचा जय। अनुरागी की जय, सबकी जय सर। हेमलता ग्वालियर वाली की जय। जय जो हमें जय सुनेंगे, जय। अरे जी। हमारी भी तो कोई जय बोल जो दो। हमें बाद में आपकी भी सुनेंगे, जय, उनकी भी दद्दू जय, की भी जय, दद्दू की आपकी चौपाल भी की जय, जय, आप जय दद्दू दद्दू की दद्दू की चौपाल चौपाल की की जी जय, जय। दद्दू की जय। जय दद्दू जय। की चौपाल ऐसे ही कायम रहे। और बस वंदना जी बस, की भी जय, उनके बेटे जो, इनके जो बेटे हैं वो भी बड़े योग्य हैं, उनकी भी जय, जो क्या इसकी बात अरे है, एडिटिंग वाह, क्या करेंगे। बात है, क्या बात है। बिल्कुल उनकी बिल्कुल जय बोल दूं, नहीं बिल्कुल। तो अच्छी एडिटिंग क्यों है। उनकी भी जय चलिए, बहुत भैया। बड़े फिल्मकार हैं वो। बहुत ईशान जी की जल्दी, जय। बहुत ईशान, जल्दी फिर हाँ हाँ, मिलेंगे ईशान अपन। भाई, जरूर 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 सर, जरूर सर। बातें बिल्कुल लगता है इंशाल्लाह अधूरी मैं, रह गई। हाँ, अभी तो काफी बातें अधूरी रह गई। अभी तो कुछ कहा बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, अभी तो कुछ सुना क्या नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि जी अभी भरा ये नहीं। दिल अभी भरा नहीं, क्या बात, क्या जी, बात। वाह वाह हकीकत सर, बात है। नमस्कार ओके सर। बा ओके। जी अलीम भाई नमस्कार, जी, ऋचा जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। दद्दू देवकांत जी नमस्कार।